पार्ट 2 है। पिछले वाले मैं आपको केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जा करके लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 1 देख सकते हैं। ओके, क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तब तक आपको पार्ट 2 नहीं समझ में आएगा, और आई थिंक ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत पार्ट नहीं समझ में आएगा। ओके, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस होते क्या हैं? ये कुछ टाइप के सिंबॉलिक इक्वेशंस होते हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी जैसे हमने सिंबल्स के थ्रू हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में क्या बनने वाला है। जैसे कि अगर मैंने सॉल्ट और वाटर को मिलाया, तो मिलाने के बाद मेरे को जो मिलने वाला है, ठीक है, तो मैं उसको एक सिंबलिक फॉर्म में मैं उसको पहले से लिख सकता हूँ, अगर मुझे कहीं भी लिखना हो तो। ठीक है, और जो भी केमिकल इक्वेशंस था वो बेसिकली इस ये डेफिनेशन आपको ज़्यादातर सूट करेगी अगर आपको केमिकल इक्वेशन के बारे में लिखना है तो। A chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction using symbol and formula of the substance involved in the reaction. Okay? और बेसिक और पता है आपको, मैंने केमिकल रिएक्शन में एक चीज़ नहीं बताई थी कि केमिकल इक्वेशन रिएक्शंस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से जाकर के कंबाइन क्यों करते हैं? तो वो कंबाइन इसलिए करते हैं इन ऑर्डर टू गेट स्टेबिलिटी। मतलब कि उनको है ना, क्या अपना जो एक वैलेंस शेल जिसको मैंने आपको बताया था, तो वो वैलेंस शेल जो है वो उसे फुलफिल करना है ताकि वो हाईली पावर्ड हो जाए। ठीक है, और जो सब्सटेंस है जो कि स्टार्टिंग मटेरियल यूज किया जाता है, जो कि बाद में रिएक्ट करते हैं दूसरे मटेरियल के साथ, उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, और जो सब्सटेंस फॉर्म होते हैं रिएक्टेंट्स के मिलने के बाद, उस उस जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा, जो सब्सटेंस हमको मिलेगा बदले में, तो वो मिलेगा हमको प्रोडक्ट। ठीक है, और रिएक्टेंट जो होता है वो हम किसी भी इक्वेशन में क्या करेंगे, हम हमारे लेफ्ट साइड की तरफ रिएक्टेंट लिखेंगे और राइट साइड की तरफ प्रोडक्ट लिखेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक बार हाइलाइटर लेजर पॉइंटर लेता हूँ। ये देखिए, ये वाला जैसे आप देख सकते हैं, ये वाला देखिए, जैसे आप इसको देख सकते हैं। ओके, जहाँ पे मेरा, जिसको मैंने लेजर पॉइंटर से राउंड कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये कुछ डिफरेंट सिंबल्स हैं जो कि हम एक केमिकल इक्वेशन में लगा करके उसको मोर इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एक अगर सिंगल एरो लगाएंगे, जैसे पहले नंबर में लिखा है, अगर एक सिंगल एरो होगा तो हम उसको कहेंगे कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड होकर के हम रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमने कुछ भी लिखा, मैं यहाँ से थोड़ा सा पेन बदलता हूँ, पेन लेता हूँ। हमने जैसे कि यहाँ पे लिखा वाटर, ठीक है, प्लस शुगर, तो अब मैं यहाँ पे अगर ऐसे एक एरो दूँ ना, तो ये बताएगा कि यहाँ तो ये टू येल्ड है, यानी कि टू फॉर्म है, क्या बनाने वाला है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, इसके आगे रिएक्ट होकर के ये क्या बनेगा, शुगरी वाटर। ठीक है, और अगर यहाँ पे दोनों सिंबल अगर ऐसे उल्टे सीधे लगे हो, मतलब एक फॉरवर्ड रिएक्शन वाला हो और एक रिवर्स रिएक्शन वाला हो, तो हम उसको कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। ये टाइप के रिएक्शंस जो होते हैं, अगर हमने मान लीजिए, जैसे कि मैं क्या करूँ, मैंने अपने बाल को कंघी किया, ठीक है, तो मैं वापस उनको बिगाड़ करके बाद दोबारा से कंघी कर सकता हूँ अपने बालों को, है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि मैंने जो किया वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन था। जैसे कि आप क्या करो, किसी लोहे को, ठीक है ना, बहुत जोर से एकदम गर्म हीट कर दो, उसके बाद आप क्या करो, उसे ठंडे पानी में डाल दो, क्या होगा, उसका कलर चेंज होगा? नहीं होगा। उसका स्टेट चेंज होगा? तो मे बी अगर आप उसको पीटोगे हल्का सा तो स्टेट चेंज हो जाए, मे बी, मतलब सॉरी, स्टेट चेंज बोल रहा हूँ कि वो हल्का सा बेंड हो जाए या कुछ हो जाए, तो वो सब क्या होते हैं, दोबारा ठीक किए जा सकते हैं। आपने कभी आप अगर क्या देखे होंगे,
जो अगर कभी हमारा कोई भी है ना, अगर यूटेंसिल खराब होता है अगर बनाने के बाद, तो हम उसको कभी कभार कुछ वेल्डर के पास ले जाते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई रॉड टूट गया तो आप क्या करोगे, उसके साथ उसको वेल्डिंग कराते हो, तो उसमें क्या होता है, रॉड को हल्का सा मेल्ट करा के वो करता है ये सब। ओके। और फिर अगर मैं यहाँ से वापस लेजर पॉइंटर ले रहा हूँ, फिर अगर ये जो अगर ये डाउन वाला अगर एरो है, तो वो रिएक्शन में वो जो सब्सटेंस फॉर्म होगा उसके अगर बगल में ये साइन लगा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये एक प्रेसिपिटेट है। और प्रेसिपिटेट जो होता है वो एक टाइप का इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, जो सब्सटेंस पानी में नहीं घुलता, या किसी भी अगर यूनिवर्सल जो सॉल्वेंट है पानी अगर उसमें नहीं घुल रहा है। ठीक है। और ये अगर ऊपर की तरफ अगर एरो है तो इसका मतलब वो गैस है, और गैस तो उड़ जाएगी भाई। अगर किसी भी रिएक्शन में अगर ब्रैकेट में एस लिखा हुआ है तो वो सॉलिड है, एल लिखा हुआ है तो लिक्विड है, जी लिखा हुआ है तो वो गैस है, अगर ए क्यू लिखा हुआ है तो वो एक्वस है। एक्वस एक टाइप का लिक्विड ही होता है। ठीक है। अगर वहां पे ट्राइंगल प्लस जो लिखा हुआ है तो रिएक्शन को हीट किया जा रहा है, और अगर ट्राइंगल माइनस लिखा हुआ है तो वो रिएक्शन जो है वो हीट कूल किया जा रहा है। और ये जो ट्राइंगल साइन है ना, उस समय हम इसको कहेंगे, ये क्या बोलते हैं, डेल्टा कहते हैं, डेल्टा। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं इसको क्या करूँगा, इसका एक पीडीएफ बना करके आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ओके। अब राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस को लिखते कैसे। ठीक है। पहले हमें क्या करना है, किसी भी मतलब जो भी हमको सिंबल्स दिए गए हैं, फॉर्मूले दिए गए हैं, उन सबको हमें लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। ठीक है। क्योंकि ये हमारे रिएक्टेंट हो गए, और इन सब के बीच में एक साइन देना है, वो भी प्लस का। और अगर एक से ज्यादा है तो, जैसे कि मुझे यहाँ पे दे दिया है, वाटर। ठीक है। मुझे पहले वाटर दे दिया, और मुझे इसके अंदर मेरे को हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे दिया, तो मैं लिख दूंगा हाइड्रो। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसका सिंबल ही लिख देता हूँ, क्योंकि ये लिखना थोड़ा ज़्यादा इजी होगा, टाइम काफ़ी ज़्यादा बचता है इन सिंबल्स से। तो मैं यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला आता है HCl, तो मैं यहाँ HCl लिख देता हूँ। ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे को यहाँ पे अगर दो रिएक्शंस मिले थे, तो मैं बीच में क्या करूँगा, प्लस साइन ऐड करूँगा, बिकॉज वाटर में क्या किया जा रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया जा रहा है। ओके। लेकिन ऐसा रिएक्शन आप कभी ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो कभी कभार क्या होता है कि ये ब्लास्ट भी करते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा रिएक्शन आप कभी भी केमिस्ट्री लैब में ना करें, नहीं तो बहुत बुरा रिएक्शन हो जाता है इसका। ठीक है। और फिर अगर इसमें और भी चीज़ें जोड़नी है, जैसे मेरे को FeSO4 एक और दे दिया, तो मैं प्लस लगा करके FeSO4 कर दूंगा। अब ये नहीं है कि अगर आपको यहाँ से एक सब्सटेंस निकालना है तो आप यहाँ पे माइनस देकर के FeSO4 लिख दोगे। नहीं नहीं, अगर आपको कोई चीज़ मतलब निकालनी है तो आप निकाल नहीं सकते हो। अगर वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा सॉलिड है तो आप निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप एक साथ सब चीज़ों को मिक्स करोगे तो अपने बीच में क्या होगा, वो में अपना बीच में जो इंटरमिक्सिंग होता है, मतलब अपने आप को स्टेबिलिटी देने का प्रोसेस वो चालू हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें आपके पास टाइम नहीं होगा, आपको जो भी डालना होता है सोच समझ के डालना होता है केमिस्ट्री में। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इरेजर से इरेज कर देता हूँ, उसके बाद सेकेंड लाइन समझाता हूँ। ओके। अब मैं अपना लेजर पॉइंटर ले लूँ। सो अब क्या करना है, हम लोग को सिंबल ऑफ फॉर्मूले जो है वो अब प्रोडक्ट साइड में लिखने हैं एज इट इज। ठीक है। केमिकल इक्वेशन जब हमारा पूरी तरीके से सॉल्व हो गया उसके बाद। ठीक है। और उनके बीच में भी प्लस साइन होगा अगर एक से ज्यादा सब्सटेंस बन रहा है तो, और अगर एक से ज्यादा सब्सटेंस नहीं बन रहा है तो आपको चुपचाप से शांति से बैठना है। और उसके बाद पुट द साइन जो होता है एक एरो का, इन दोनों के बीच में अगर आपको एक डालना होगा। ओके। और इसमें और वो एरो का साइन बताएगा कि ये फॉरवर्ड होकर के आपका ये चीज जो भी आपका सब्सटेंस बना है वो बताएगा। ओके। और ये रिप्रेजेंट करेगा आपके पूरे के पूरे और मतलब पूरे के पूरे जितने भी चीजें हैं उन सबको। और
उनके नीचे क्या होता है कि कभी कदार दो जब एटम्स दो आ जाते हैं तो हम नीचे में क्या करते हैं, वहां पे 2 या 3 या 4 लिखते हैं। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं भी अपना लेजर पॉइंटर हटा करके पेन ले लेता हूँ। पहला क्वेश्चन N2 प्लस O2, हमें इसे फुल रिएक्शन में लिखना है। तो हम पहले क्या करते हैं, नाइट्रोजन जो है इन सबकी वैलेंसीज को देखेंगे। ओके, तो पहले इन सबको सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं, हम एक नज़र वैलेंसीज के ऊपर तुरंत से डाल लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक करके इन सबको सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो नाइट्रोजन है, पहला N2 जो है, यहाँ पे N का मतलब हुआ हमारा नाइट्रोजन। ठीक है, तो हमारा जो नाइट्रोजन होता है इसकी वैलेंसी होती है 3। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम N लिख लेते हैं, इसकी वैलेंसी 3 है। ओके, अब यहाँ पे O है, इसकी जो वैलेंसी होती है ये होती है 2। तो हम यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, N2O3। अब आप सोचेंगे N2O3 कैसे आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब भी हमको लिखना होता है तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा दूसरा जो हमको मिलता है रिएक्टेंट, उसकी जो वैलेंसी होती है हम उसे पहले वाले के साथ लगा देते हैं, और तीसरे पहले वाला जो हमारा होता है उसकी वैलेंसी हम दूसरे वाले के साथ लगा देते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ और उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आया H2S प्लस Cl2। तो यहाँ पे हमारा जो H है, H का मतलब हुआ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होती है इसकी वैलेंसी होती है 1। ठीक है, फिर यहाँ पे S है। ठीक है, सो S हमारा होता है सल्फर। ठीक है, तो ये पहले तो हमारा एक कंपाउंड तो बन ही चुका है, बस हाँ, तो इसको ऐसे ही हम छोड़ देते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, और यहाँ पे प्लस Cl है ना, पहले ये कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ अब यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ये क्लोरीन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन का एक मिक्सचर बनाएंगे और सल्फर को हम ऐसे ही निकाल देंगे बाहर। तो हमारा यानी कि रिएक्टेंट में जो आएगा वो होगा ये। एक बार क्लोरीन का हम वैलेंसी देखें तो क्लोरीन का वैलेंसी भी 1 होता है, तो यहाँ पे आएगा हमारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म हो रहा है, प्लस हम यहाँ पे सल्फर एक्स्ट्रा से बन रहा है, एज एन इसको हम कह सकते हैं कि सल्फर हमारा प्रेसिपिटेट में निकलेगा इन अ सॉलिड स्टेट, और ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होगा ये होगा हमारे एक्वस स्टेट। ओके, अब मैं इसको भी इरेज करता हूँ और इसके बाद हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें सोडियम को हमें वाटर के साथ मिलाना है। ओके, और फ्रेंड्स मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गया कि कभी भी अगर आपको, जैसे यहाँ पे H2S दिया हुआ था, तो यहाँ पे क्लोरीन जो है ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है। ठीक है ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन और सल्फर दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इसलिए मैंने क्या किया, फर्स्ट को इसके साथ मिलाया, सेकंड को हम नहीं मिला सकते। ओके, और आपको एक और बात नोटिस हुई होगी कि हाइड्रोजन जो होता है वो हमारा पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव या तो मे बी नेगेटिव में ही आता है, और सल्फर जो होता है वो पॉजिटिव में आता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पे ये देखते हैं कि एक साइड हमारा पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव जिसमें एक क्या होता है, प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं और एक में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो वैसे टाइप के हम केमिकल इक्वेशंस के बीच में ही क्यों रिएक्शन करवाते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पे माइनस माइनस के बीच में या प्लस प्लस के बीच में रिएक्शन क्यों नहीं करवा सकते। सो बिकॉज इन ऑर्डर टू गेट स्टेबिलिटी,
मतलब स्टेबिलिटी आप नहीं बोल सकते, आप सीधा बोल सकते हैं कि हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को न्यूट्रलाइज रखना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। नहीं तो वो एसिडिक या तो बेसिस के फॉर्म में तो ऐसे ही हो जाता है वाइल रिएक्शन, ठीक है। तो इसलिए हम न्यूट्रलाइज करने के लिए किसी भी रिएक्शन को, इसलिए एक साइड पे हम क्या करते हैं, सिर्फ उन्हीं के साथ मिक्स करते हैं जो कि या तो हमारे एक पॉजिटिव टर्म जैसे आपका एक बैटरी में क्या होता है, एक नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल होता है, वैसे ही यहाँ पे भी एक नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए, ये मैंडेटरी है इसीलिए। और यहाँ पे Na+H2O है ना हमारा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सोडियम को हम ऑक्सीजन के साथ मिक्स करेंगे, हाइड्रोजन के साथ नहीं करेंगे। और यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों जो है, दोनों के ऊपर माइनस वैलेंसी लगती है। अब इन लोग के बीच में रिएक्शन तो हुआ है, अब ये बात तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसी के साथ मिक्स करेंगे Na को। अब ये भी एक, इसका भी एक हमारे पास जवाब है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है, हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले NaO बना लेते हैं, क्योंकि Na जो होता है वो हमारा पॉजिटिव में आता है, तो Na यानी कि सोडियम ऑक्साइड फॉर्म होगा, ठीक है। और Na की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। अब हम इन्हें डिडक्ट कर लेते हैं, तो यानी कि 1 1 आ रहा है, तो Na वो हम लिखेंगे, यानी ऐसे भी हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं Na1O1, लेकिन 1 लिखने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता, तो अगर आप NaO भी लिखेंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट होगा, कोई गलत नहीं है आपका आंसर। और प्लस आपको यहाँ पे बस लिख देना है H2, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन जो है इसको हमने यूज नहीं किया है, और ये गैशियस फॉर्म में है तो ये उड़ जाएगा। ओके, अब मैं फिर से अपनी एनोटेशन इरेज करता हूँ, और इसके बाद हम फिर से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा ZnH2SO4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब हमारा क्या है, यहाँ पे SO4 जो है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इसे कंसिडर करना पड़ेगा, तभी हम इसके लोगों के बीच में केमिकल रिएक्शन कर पाएंगे, जिंक और हाइड्रोजन सल्फाइड के बीच में, ठीक है। तो जिंक जो है, जब ZnSO4 के साथ SO4 के साथ मिक्स करेगा, तो ZnSO4 का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और बाकी का तो हमारा हाइड्रोजन गैस तो इसमें रिलीज हो ही रहा है, इसको ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब फिर से अपनी एनोटेशंस को इरेज करता हूँ। नेक्स्ट आ रहा है हमारा BaCl+H2SO4, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो हमारी ये क्या हुआ, बेरियम है शायद, आई थिंक, हाँ यस बेरियम है, बेरियम को हम क्या करते हैं, SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ पे हमारा फॉर्म होगा BaSO4, ठीक है। और यहाँ पे Cl2 जो है, इसको H2 के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन होगा HCl का, ठीक है, यानी कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और BaSO4 का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा जो आंसर अब नेक्स्ट आया है क्वेश्चन, वो है Mg2+Cl1। तो यहाँ पे 1 जो लिखा है, इस 1 का तो कोई मतलब नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 को पहले भूल जाते हैं। हमें बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे हमारे पास MgCl हमको दिया हुआ है। ओके, अब Mg और Cl है, मैग्नीशियम जो होता है, ये Mg होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और क्लोरीन के जब हम मिक्स करेंगे तो हमारा MgCl का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड का। मैग्नीशियम जो होती है उसकी वैलेंसी MgCl2, यस MgCl2 का फॉर्मेशन होता है, मैंने गलत थोड़ा सा किया था, बिकॉज Mg का वैलेंसी होता है 2 और क्लोरीन का 1। ओके,
तो MgCl2 का फॉर्मेशन होता है, और मैग्नीशियम हमारा एक एलिमेंट है और क्लोरीन हमारा एक एलिमेंट है। ओके, अब मैं इसको इरेज करता हूँ। अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है कैल्शियम प्लस SO4 SO2 माइनस और नीचे में 4 है। इसको आप कंसिडर समथिंग ऐसे करेगा, इसको मैंने ऐसे लिखा है, इसको इस वाले को ये ऐसे लिखा हुआ है। ओके, इसको ऐसे मत कंसिडर करिएगा। तो यहाँ पे क्या है, इसकी वैलेंसी हमें पहले से दी गई है, और कैल्शियम जो है ये इसकी जो हमारी वैलेंसी होती है ये भी 2 होती है। तो यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो समथिंग ये होगा CaSO4। यहाँ पे हमें 2 लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज मैंने आपको बताया था 2 का डिडक्शन होगा तो 1 1 आएगा। तो हम यहाँ पे Ca1SO4 1 माइनस अगर ऐसे भी लिखते हैं तो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन हाँ ज़्यादा बेटर होगा कि हम यही लिखें CaSO4। ठीक है, अभी मैं यहाँ से अपनी एनोटेशंस भी इरेज कर लूँ एक बार। अब यहाँ पे है सोडियम कार्बन, हाँ बाई कार्बोनेट है, और यहाँ पे हमें 2HCl दिया गया है। तो यहाँ पे आप 2HCl अभी फिलहाल भूल जाइए, ये बैलेंसिंग में आता है, जिसके बारे में इसी वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे दोनों साइड पे दो दो केमिकल्स, दो दो एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम सोडियम जो है इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो यानी कि पहले फॉर्मेशन होगा NaCl का। NaCl मतलब कॉमन सॉल्ट जो कि आप हर दिन अपने खाने में यूज करते हैं, और CO3 और H है, तो यहाँ पे HCO3। ठीक है ना, यानी कि हाइड्रोकार्बोनेट बन रहा है। ओके, सो ये सब थे हमारे कुछ बैलेंसिंग के क्वेश्चंस। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशंस के टाइप क्या होते हैं, ये पहला 2 टाइप्स के होते हैं। पहला बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दूसरा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिनको हम स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो होते हैं इनके अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दोनों एलिमेंट्स के, वो बोथ सेम होते हैं, रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए H2O प्लस CO2, यहाँ पे CO2 है तो यहाँ पे CO3 आ गया, तो यहाँ पे 2 और यहाँ के एक मिलाकर के CO3 आ गया, और H2 जो है ये C के साथ रिएक्ट किया था तो यहाँ पे सेम नंबर में आ गए। ठीक है, और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है, ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो मॉलिक्यूल्स और ऑन रिएक्टेंट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, जो हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, तो उन्हें अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, इनको हम स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं, जो मैंने आपको बताया है। एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे हमारा 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन तो 2 हो गया लेकिन ऑक्सीजन 2 नहीं हुआ। तो इसके लिए हमको यहाँ पे भी यहाँ पे इनको बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, वैसे मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, इनको सॉल्व करने के कई सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है ना, पहला एक मैं तो जानता हूँ ऐसे एल्जेब्रिक मेथड, जो कि मेरे से ज़्यादा अच्छे से तो नहीं होता है इस मेथड से सॉल्व, एल्जेब्रिक मेथड। इस मेथड से यार थोड़ा सॉल्व करना ना अजीब सा लगता है, और ये पूरा मैथमेटिकल इक्वेशंस पे बेस्ड होता है। जैसे आप एलजेब्रा को सॉल्व करते हो, कुछ उसी तरीके से आपको इसको भी सॉल्व करके केमिकल की इक्वेशन की आप बैलेंसिंग करते हो। तो ये जो होता है ये लोगों पे काफ़ी ज़्यादा हावी पड़ता है, इसलिए इसके लिए क्या किया जाता है, हीट एंड ट्रायल मेथड का भी इस्तेमाल किया जाता है। हीट एंड ट्रायल, ये जो आपका मेथड होता है, इस मेथड में क्या होता है, आपके
ये करेक्ट तो आपको बताएगा, लेकिन इसमें क्या है, आपके एरर है ना, हाँ, एरर, ये आपके इंक्रीज हो जाएंगे। एक मेथड और आता है जिसका नाम तो मुझे अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन समथिंग उसमें किया जाता था कि पहले हम क्या करते थे, उसमें किसी भी अगर मतलब कोई भी हमको केमिकल इक्वेशन दिया गया है, उसके अंदर पहले अगर हम लोग को मेटल दिया गया तो पहले हम मेटल को सॉल्व करेंगे, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, ऐसे करके हम बैलेंसिंग करेंगे। तो इस वाले मेथड में क्या हुआ करता था कि जब मैंने इस मेथड से सॉल्व किया था तो मेरे एरर्स जो थे वो कम हो रहे थे धीरे धीरे करके, ठीक है ना। तो मैं आपको ज़्यादा करूँगा कि मैंने जो अभी, मेरे को इसका तो नाम याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बाद, मैं पता नहीं, मेरे को अभी करेक्ट अच्छे से याद नहीं आ रहा है, तो अभी उसको रहने देते हैं उसका नाम। पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आप जैसे भी सॉल्व करें, हीट एंड ट्रायल जैसे भी, आपने अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन देखा था वो पहले ही क्वेश्चन पे है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है। तो यानी कि यहाँ पर गड़बड़ी हो गई। देखिए इधर की तरफ क्या हो रहा है, ये हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे H हमारा कितना है, H के कितने, मतलब हमारे एटम्स है 2, ऑक्सीजन के हमारे कितने एटम्स हैं 2, लेकिन रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन के तो 2 हैं, लेकिन ऑक्सीजन का 1 है। यानी कि हमें इसमें एक और ऐड करना पड़ेगा। हाँ, तो हम यहाँ पे करेंगे इंटू 2 कर लेते हैं। अब ऑक्सीजन अगर हम यहाँ इंटू 2 कर रहे हैं, तो इंटू 2 करने के लिए हमें यहाँ पे भी कुछ कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमें, अगर हम यहाँ पे इंटू 2 कर रहे हैं ना, तो हमें यहाँ ऊपर भी इंटू 2 करना पड़ेगा, यानी हाइड्रोजन को हमें बढ़ाना पड़ेगा। यानी यहाँ पे 4 हो गए, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 आ रहे हैं, इसका मतलब तो अब यहाँ पे भी गड़बड़ी आ गई। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर क्या होगा, इधर भी हम 2 लगा देंगे। सो अब ये हमारा एक केमिकल इक्वेशन जो है ये अब बैलेंस हो गया, और जो हमारा नया इक्वेशन फॉर्म हुआ है वो है 2H2 प्लस O2 इज इक्वल्स टू 2H2O। ओके, अब मैं इसे रेज करता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ये बैलेंसिंग जो होती है, इसमें क्या होता है कि कई सारे लोग यहीं पे कभी कभार गलती भी कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसको आपको क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि इधर से उधर ज़रा सी नज़र हटी, दुर्घटना घटी, कुछ यूँ वाला हाल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया है, सोडियम है जो कि हमारा मेटल है, नाइट्रोजन दिया गया है जो कि हमारा नॉन मेटल है, और फिर हमें ऑक्सीजन दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा सोडियम कितना है, 1 है, नाइट्रोजन हमारा 1 है, ऑक्सीजन हमारा 3 है, और हमारे रिएक्टेंट साइड पे वही सेम सब एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सोडियम है, नाइट्रोजन जो है वो हमारा कितना आ रहा है, हाँ 1 है, और ऑक्सीजन जो है 4 है। अरे यहाँ पे तो लोचा हो गया। क्यों, क्या लोचा हुआ कि यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, यानी कि एक ऑक्सीजन तो इसमें बढ़ गया। तो यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक जगह पे हमें बढ़ाना पड़ेगा, मतलब इन दोनों को सेम में रखना है, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, 3 और 4 इनके कॉमन फैक्टर क्या है, पहले आप ये देखिए। तो हम लोग एक बार क्या करते हैं, तो 3 4 से 12 होता है, और 4 3 से 12 होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे तो ऑक्सीजन ऐसे है ना, तो हम यहाँ पे हम आगे 4 डाल देते हैं, और यहाँ पे हम डाल लेते हैं, कितना डालें, 2 से हो जाए तो 2, यहाँ पे 6 डाल लेते हैं हम, ओके 6 डाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, 4, एक मिनट, जस्ट लेट मी चेक, 4 2 8, यहाँ पे हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं,
और यहाँ पे हम बोलते सो गाइस ये हो रहा है हमारा इक्वेशन फॉर्म, ठीक है ना। और अब यहाँ पे आप देखिए हमारा सोडियम मैंने क्या किया था 4 बना लिया था, एंड नाइट्रोजन भी मैंने 4 कर दिया था, और यहाँ पे मैंने 12 कर लिया। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने यहाँ पे अब क्या किया, यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई किया तो ये भी मेरा 4 हो गया, और यहाँ पे मेरे जो N नाइट्रोजन था ये भी मैंने 4 कर दिया। अब इसके बाद मेरा ऑक्सीजन यहाँ पे जो 4 था, मैंने यहाँ पे इसको तो पहले 4 2 जा 8 कर लिया, ठीक है ना, क्योंकि मुझे इसे 12 करना था, तो 4 2 जा 8 हो गया, और यहाँ पे मैंने 2 2 जा 4 कर दिया। अब 8 और 4 कितना हुआ, 12 हो गया, तो यहाँ पे मैं इसका मतलब ये भी हमारा 12 हो गया। तो अब ये हमारा नया इक्वेशन जो फॉर्म हो गया वो हुआ फोर NaNO3 is equals to NaNO2 plus 4 NaNO2 और 2O2। ये हमारा नया केमिकल इक्वेशन फॉर्म हुआ। तो देख रहे थे आप कि इसमें मेरे एरर कितने कम हो गए। और हीट एंड ट्रायल जो था अगर मैं उसको इस पे लेता तो उसमें तो हम तुक्का मार मार करके नहीं कर पाते। तो ये थोड़ा क्या करता है, हमारे काम को थोड़ा सा इजी बनाता है, इसलिए मैं मोस्टली इसी मेथड से सॉल्व करता हूँ किसी भी इक्वेशन को। और ये जो मैंने आपको बताया कि हाँ पहले अगर आपको किसी भी मेटल को सॉल्व करना है, उसके बाद नॉन मेटल को सॉल्व करना है, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को, तो ये वाला जो है ना मेथड, ये रामबाण मेथड है, ये कभी भी नहीं चूकता। जैसे राम जी का बाण कभी नहीं चूकता था, वैसे ये भी नहीं चुकेगा। अब Mg और O2, तो ये फॉर्म तो ऐसे ये हमारा क्या होता है MgO फॉर्म करता है, यहाँ पे मैं MgO लिखना भूल गया था while making the slide। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन 1 है। अब क्या करें, यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले यहाँ पे हम मैग्नीशियम मेटल को लिख लेते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन को लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा कितना है, मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पे भी हमारा मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन 1 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें ऑक्सीजन को 2 करने के लिए मैं यहाँ इंटू 2 करूँगा, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ की तरफ मैं ले देता हूँ 2MgO, ठीक है। अब यहाँ पे Mg जो है यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया, ये भी 2 हो गया, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी हमारा जो नया इक्वेशन फॉर्म होगा वो होगा 2Mg प्लस O2 इज इक्वल्स टू 2MgO। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए कैसे इसने सॉल्व कर दिया इसी मेथड ने मेरे इस प्रॉब्लम को। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, Fe प्लस HCl इक्वल्स टू FeCl प्लस H2, ठीक है। तो अब एक बात नोटिस करिए, हमारा Fe तो यहाँ पे ठीक है, Cl यहाँ पे 1 है, यहाँ पे Cl2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। ये कैसे हो गया? तो अब यहाँ पे हमें यहाँ पे अपना मेथड यूज करना पड़ेगा। पहले मेटल यानी कि Fe यानी कि आयरन, जो भी आप बोलिए, फिर नॉन मेटल क्लोरीन, फिर उसके बाद हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन तो है ही नहीं इसलिए हमने डायरेक्टली हाइड्रोजन लिख लिया। तो Fe यहाँ पे हमारा 1 है, क्लोरीन भी 1 है, हाइड्रोजन भी 1 है, लेकिन रिएक्टेंट साइड पे Fe जो है वो 1 है, Cl2 है और हाइड्रोजन ये भी 2 है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन जो है इसमें इंटू 2 कर लेंगे और क्लोरीन जो है इसमें भी इंटू 2 कर देंगे। इंटू 2 करेंगे तभी तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ले लेते हैं 2HCl। ओके, अब ये जो इक्वेशन हुई ये अब जाके बैलेंस हो गई। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम होल में मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन पूरे के पूरे इक्वेशन में, ओके ना। तो हमारा नया इक्वेशन जो फॉर्म होगा वो होगा Fe प्लस
2HCl इक्वल्स टू FeCl2 प्लस H2। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अब आता है CO2 प्लस O2 इक्वल्स टू CO2। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन तो हमारे 3 है, लेकिन यहाँ पे 2 है। कार्बन कार्बन तो सेम है, क्योंकि कार्बन यहाँ पे 1 है, कार्बन यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, हमें 2 जो है यहाँ पे 3, मतलब जो 3 ऑक्सीजन है इन सबको लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, एक काम करते हैं, हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं। अब यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे भी हम 3 लिख देते हैं। तो यहाँ पे नहीं 7 हो रहा है ना, यस 7 हो रहा है। तो यहाँ पे हमें 5 कितना, हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं पहले। 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे हमें 2 करना पड़ेगा, तो 3। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हो रहा है, मैंने हीट एंड ट्रायल का इसमें इस्तेमाल किया। एक बार इसमें रामबाण वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ। देखा, मैंने अभी जो फॉर्मूला यूज किया था वो था हीट एंड ट्रायल, जिसमें आप सोच सोच करके काम कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे मेरा आता है 3, कार्बन आता है मेरा 1। तो कार्बन यहाँ पे भी है 1, ऑक्सीजन यहाँ पे है 2। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, 3 2 ज़ा 6 कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 ज़ा, और यहाँ पे भी हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3। तो यहाँ पे देखिए फिर 3 यहाँ हो जाएगा, 3 3 3 6 6। हाँ, तो अब ये बैलेंस हो गया हमारा, यानी हमारा आंसर होगा 3CO प्लस 3O2 इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, ये 3CO2। ओके, आई होप आपको क्लियर है कि ये कैसे मैंने किया। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।